सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। भोपाल में बीटेक कर रहे एक छात्र निशंक की संदिग्ध हालत में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। उसकी लाश रायसेन में मिली। इस दौरान छात्र के फोन नंबर से ही उसके पिता को जो व्हाट्सएप मिला उसमें कई सवाल छोड़ खड़े हैं। इस मैसेज में लिखा गया है कि गुलामे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। हिंदुओं को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। 3 जिलों भोपाल, नर्मदापुरम और रायसेन की पुलिस अब जांच कर रही है। परिवार का यह कहना है कि निशंक सुसाइड नहीं कर सकता। निशंक के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लिखा था, गुस्ताखे नबी की यही सजा, सरतन से जुदा। रविवार शाम 6 बजे पिता को यह मैसेज मिला और 6:10 पर निशंक की लाश मिली। पुलिस को मिले सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि निशंक अकेले ही मंडीदीप की ओर जा रहा है। तो भोपाल के बीटेक छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। पुलिस जांच कर रही है और ये जांच अब नए एंगल को मुड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो मैसेज आया है वो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल उसी के नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि अगर कोई भी गुस्ताखी करेगा तो यही सजा उसको मिलेगी। उसमें बाकायदा जो मैसेज है उसमें लिखा है, गुलामे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। हिंदुओं को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं है। अभी आपको बता दें, 3 जिले भोपाल, नर्मदापुरम और रायसेन की पुलिस जांच कर रही है। परिवार का कहना है कि निशंक सुसाइड नहीं कर सकता है। हालांकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लिखा था कि गुस्ताखे नबी की यही सजा, सरतन से जुदा। तो ये तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, अब उनके बिना पर आगे जांच चल रही है। वो कौन लोग हो सकते हैं, क्या सुसाइड है, या ये एंगल क्या दिख रहा है जब फोन पर ऐसे मैसेज मिलते हैं। तो निशंक के फोन से पिता को जो मैसेज आया है उसमें लिखा है, राठौर साहब बहुत बहादुर आपका बच्चा था, लेकिन गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सारे हिंदू कायरों को बता देना कि नबी से गुस्ताखी नहीं। तो 13 को ही वो आया कि मेरे को इंटर्नशिप करना है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी कल उससे 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें यहाँ आई थी एग्ज़ाम देने। तो मैंने उसको बोला था कि उनसे मिल लेना, तो वो मिला नहीं था। तो मैंने उसको 12 बजे फ़ोन लगाया, मैंने कि तू क्यों नहीं मिला उनसे, तो उनसे मिलने जा। मेरी बिटिया का फिर 1:30-2 बजे फ़ोन आया, बोले पापा वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद मैं लगातार फ़ोन लगाता रहा, उनने फ़ोन नहीं उठाया। हुआ कि मेरे को फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया। क्या मैसेज था? जो मैंने आपको बताया था क्या, वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। दिक्कत ये है कि उसी के मोबाइल से किया है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट मेरे को तो नहीं कर सकता। भाई राठौर साहब तो मेरे को संबोधित कर ही नहीं सकता। वो नहीं, उसने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की इंस्टाग्राम पे कभी, और वो इन गतिविधियों में था भी नहीं। क्या रायसेन जिला की सीमा में एक रेलवे ट्रैक के पास में मिला है। पुलिस द्वारा जो है उसमें संबंधित पुलिस को भी सूचना दी गई और उसकी प्रारंभिक कार्रवाई जो है शव की वो की जा रही है। इसमें जो पीएम किया जा रहा है, प्राइमा फेसी ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार मृत्यु हुई है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ये क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। पुलिस द्वारा इसमें जो अन्य एंगल हैं, उसमें जो स्क्रीनशॉट मिला है स्टेटस का, उसके संबंध में भी जो है जानकारी प्राप्त की जा रही है। रवीश पाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, इसको पहले सुसाइड की तरह देखा जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो मैसेज आना और उसके बाद शव का बरामद होना अब इसको अलग एंगल देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये मैसेज आ रहा है तो सीधे तौर पर ये दिखा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे किसी ने हत्या की हो, सुसाइड ना हो, जैसा कि परिवार वाले भी दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी यही इकलौता ऐसा कड़ी है जिसकी वजह से पुलिस जो है वो उलझन में पड़ गई है। विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद है, मंत्री हैं। सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार अब तक क्या बात हो पाई है आपकी। सर, अभी तक क्या बात हो पाई आपकी इस पूरे मामले में? देखिए, ये इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी पुलिस जांच कर रही है। जांच के पहले कुछ बोलना बहुत उचित नहीं होगा।
बहुत ही दर्दनाक हादसा है। एक युवा हमारे बीच में नहीं रहा है, पर अभी कुछ बहुत जल्दी में कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। आपकी कोई बात हुई रायसेन एसपी से? नहीं, हमारी सभी प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है और क्या तथ्य हैं उसके बाद ही कुछ कहना उचित है। टारगेटेड किलिंग का कोई मामला तो नहीं? नहीं, देखिए, मैं अभी कुछ भी नहीं कहूंगा जब तक जांच पूरी नहीं होगी और मुझे लगता है कि हमें किसी और अभी जाना भी नहीं चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं होती। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जांच कर रही है, हर पहलू को देख रही है, सब सीसीटीवी कैमरे, किस ढंग से मैसेज आया है, कहां से मैसेज आया है, किसने मैसेज किया है, किन परिस्थितियों में क्या कुछ हुआ है, इस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। जांच के बाद ही मैं कहता हूं। कब तक कुछ पता चल पाएगा? अब जल्दी से जल्दी जांच कर रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और आपको बता दें जी 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 लेकिन आपको बता दें कि रायसेन जिले से ही आते हैं, जो इनका गृह नगर है वो रायसेन जिले में ही है, इसलिए मंत्री जो है विश्वास सारंग वो लगातार प्रशासन के संपर्क में भी हैं। आपको बताएं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो 3 अलग अलग जिलों की चल रही है। आपको बताएं कि ये जो लड़का है, जो मृतक है, ये भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मूल रूप से ये होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिला जो है उसके सिवनी मालवा का रहने वाला था और इसका शव जो है वो रायसेन जिले के अंतर्गत बरखेड़ा में मिला है, रेलवे की जो पटरियां हैं वहां पर। तो ऐसे में 3 अलग अलग जिलों की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को देख रही है। इन्वेस्टिगेशन अगर हम भोपाल से शुरू करें इसमें, तो देखिए भोपाल में सबसे पहले इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी टीटी नगर थाने में। तो ऐसे में जो शुरुआत हुई है इस पूरे मामले की जांच की तो वो भोपाल से शुरू हुई है। भोपाल में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो रविवार शाम को जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले थे, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज में भोपाल में ये युवक भोपाल से लेकर भोपाल से बाहर जाते हुए जो सीमा है मंडीदीप, जो कि रायसेन जिले में आता है, वो मंडीदीप में अकेला अपनी गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद आता है रायसेन जिला, मंडीदीप से लेकर बरखेड़ा, जो जहां पे शव मिला है युवक का, वहां तक की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जो निकाले हैं, बरखेड़ा से लेकर के अब्दुल्लागंज तक के, क्योंकि टोल प्लाजा भी वहां पर आता है, तो उसमें ये युवक जो है बताया जा रहा है कि अकेला ही दिख रहा है। तो पुलिस को अभी तक ये एक शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसको अबडक्ट करके ले गया हो, बाद में इसको पटरियों पे रखा हो। हालांकि अभी जिस जगह पे ये बहुत बहुत शुक्रिया रवीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अभी जो मैसेज आया उस मैसेज के बाद अब जांच अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। कौन वो शख्स हो सकता है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी को आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होना है, आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ होनी है। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर सड़कों में उतरने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हमने उस वक्त भी देखी जब राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो रही थी ईडी की। उस वक्त भी सड़कों पर कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला और इसी में आज पेशी होनी है सोनिया गांधी की, उनसे एक बार फिर से पूछताछ होगी। इससे पहले भी उनसे एक बार पूछताछ हुई, 2 घंटे तकरीबन वो पूछताछ चलने के बाद उन्हें अगली बार बुलाया गया था और आज एक बार फिर से दूसरे दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से होनी है। आपको जल्दी से दिखा देते हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एकदम सामने रिंग रोड वाली साइड पे हमें इजाजत नहीं देते, तो साइड की जो रोड है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं होता है, आप वहां पर हमें इजाजत दें। हम गांधी जी की समाधि के सामने सत्याग्रह, एक प्रतीकात्मक स्थल जो है पूरे देश के लिए, हम लोग वहां पर सत्याग्रह करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राजघाट के ऊपर, आप लोगों को याद होगा 5 जून 2015 को बाबा रामदेव के समर्थन के अंदर डांस पार्टी के रूप में, उत्सव के रूप में प्रदर्शन किया था, वही भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस को राजघाट के ऊपर सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। अगर गांधी जी की समाधि पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्षी पार्टी के एक दिन के सत्याग्रह के ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। तो आज हम लोग
आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र के दोनों पहिए होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष। अगर एक भी पहिया लोकतंत्र का खिसक गया तो लोकतंत्र की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे एक खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। तो कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। संबित पात्रा सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जांच से बचने की कोशिश क्यों हो रही है, इतना हंगामा क्यों बरप रहा है, कांग्रेस सत्याग्रह के नाम पर ड्रामा कर रही है, विपक्ष नहीं चाहता कि उनके खिलाफ जांच हो। ये पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं हुआ या नहीं होना चाहिए? 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे, उनके नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी थी। उसको एक परिवार अगर हथिया लेता है अपने प्राइवेट कंपनी में, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा, जो इसमें संलिप्त है उसे देना पड़ेगा। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ ईडी दफ्तर से मौजूद है और मौसमी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है। मौसमी, आप क्या देख पा रही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, क्योंकि एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से हुई है, लेकिन कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपके पीछे। आज क्या योजना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? जी बिल्कुल, 4 दिन पहले भी इस तरह का मजमा जमा था। आज देखिए किस तरह से एआईसीसी दफ्तर में आप देखिए तमाम सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ जोर शोर से नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अजय माकन प्रेस वार्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर मौजूद है। ये वो वक्त है जब लगातार पूरे इलाके में घेराबंदी है और नेटा डिसूजा जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। क्या कहना है नेटा, आप लोग बड़ा जमघट लगाए हुए हैं, पर जांच से क्यों बच रहे हैं? संबित पात्रा कह रहे हैं जांच करा लीजिए, क्यों इतना रोना धोना हो रहा है? ये संबित पात्रा का संबित पात्रा जी को बोलिए कि क्यों इतना डर है उनको। सत्याग्रह हम करना चाहते हैं, गांधी जी के राजघाट में जाना चाह के मौन चुपचाप शांतिपूर्वक धरना देना चाहते हैं। वो डरते क्यों है कि उनकी सरकार हमें गांधी जी के सामने बैठने नहीं देता। इसका ये मतलब है कि वो सत्य से डरते और सत्याग्रह होने नहीं देना चाहता है वो देश में। देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, देश के लोग जगे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि वो किस तरीके से जब कोई नेता भाजपा में प्रवेश करता है, पहले उस पे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारे इनके डिपार्टमेंट्स पहले उनके पीछे लगे होते हैं, और जब ये भाजपा में प्रवेश करते हैं तो वो पाक धुल के उनके सारे भ्रष्टाचार से वो साफ होते हैं। ये साफ है कि वो किस तरीके से देश की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, वो विपक्ष की भूमिका को खत्म करने चाहते हैं। ठीक है, कांग्रेस जल्दी से जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए। कार्यकर्ता कितनी तादाद में वहां पर जुटे हैं और क्या तैयारी है उनकी, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए।
बिल्कुल, आप पवन जो है पूरा पैन करके दिखाएंगे। पवन, किस तरह से आप देखिए यहाँ पे तंबू लगा हुआ है, तंबू के नीचे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। बाहर बार बार चेकिंग हो रही है, अधिकतर कार्यकर्ताओं को भीतर आने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सारे कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है वो यहीं पे इकट्ठा होंगे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, इंचार्ज हो, सांसद हो, सब यहीं पे आप डेरा डाल के सत्याग्रह करेंगे और यहाँ पे लगातार लोगों के आने का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए नारेबाजी हो रही है और यहाँ पे झंडा आप देखिए कांग्रेस का नजर आ रहा है। यहाँ पे किस तरह से भारत का झंडा लगा हुआ है, तिरंगा लगा के कांग्रेस एक तरीके से जताना चाहती है कि देश हित के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है भाजपा और अपने सियासी फायदे के लिए विपक्षी नेताओं को लगातार टारगेट कर रही है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बारी ईडी की भेजा कार्रवाई पर नोटिस नहीं दिया गया है संसद में, पर सांसद जो है जरूर मार्च करते हुए विजय चौक और फिर एआईसीसी हेडक्वार्टर आने की कोशिश करेंगे। अर्पिता, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर के बाहर से मौसमी दिखा रही थी। अब ईडी दफ्तर के बाहर क्या रुख है जरा देख लेते हैं। जरा बताइए मुनीश, वहां क्या स्थिति है, क्या कार्यकर्ता वहां जुट रहे हैं? क्योंकि आपके पीछे मैं बैरिकेडिंग भी देख पा रही हूं। जाहिर तौर पर ये इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां तक कार्यकर्ता कांग्रेस के ना पहुंचे। तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल अर्पिता, मैं बता दूं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर तो लोगों की मौजूदगी है, लेकिन जहां तक ईडी हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडी के जो अधिकारी हैं उनको भी तैनात किया गया है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि सोनिया गांधी के अलावा और ईडी के अधिकारियों के अलावा इस गली में कोई भी न जा पाए। यहाँ से अगर आप सीधे अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं एक और लेवल की बैरिकेडिंग है, यानी कि यहाँ से और ईडी हेडक्वार्टर, ईडी के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए आपको 3 बैरिकेड का सामना करना पड़ेगा। जो ईडी के अधिकारी हैं उनके अलावा सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और उनके परिवार के लोगों को आने की अनुमति दी गई है। अब जहां तक बात करें कि ईडी के आज सवाल जवाब में क्या होने वाला है, तो देखिए दूसरी बार होगा कि सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। पहले दिन सिर्फ 2 घंटे की उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन आज ईडी के अधिकारियों को यह कहना है कि अगर सोनिया गांधी की तबीयत सही रहती है तो लगभग पूरे दिन पूछताछ हो सकती है। आज की पूछताछ में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होने वाली है वो यह है कि ईडी सोनिया गांधी से जानना चाहेगी कि आखिरकार उनको क्या जरूरत था कि वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर बनी। ना सिर्फ डायरेक्टर बनी बल्कि उसके अलावा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में 38% की शेयर होल्डर भी बनी। उस कंपनी में 2 बड़े शेयर होल्डर हैं, एक है राहुल गांधी, एक है सोनिया गांधी। राहुल गांधी से पहले 5 दिन की पूछताछ हो चुकी है, सोनिया गांधी से आज दूसरे दिन की पूछताछ होगी, लेकिन आज का दिन सोनिया गांधी के लिए लंबा हो सकता है। ईडी ने हालांकि उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए काफी तैयारियां की हैं। एक डॉक्टर को उन्होंने रखा हुआ है, एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है और उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं उनको भी इस तरह की ब्रीफिंग दी गई है कि पूछताछ के दौरान अगर उनको ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी को दवा की जरूरत है या फिर उनको किसी भी तरीके की तकलीफ हो रही है तो इसको लेकर भी खासा ध्यान रखा जाएगा। 3 बड़े अधिकारी होंगे जो कि जब पूछताछ होगी सोनिया गांधी की तो वहां पर मौजूद रहेंगे। और मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, कोई भी अधिकारी अगर आ रहा है, अगर वो ईडी का अधिकारी है तभी उसको अंदर जाने दिया जा रहा है, उसके अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। तो कुल मिलाकर ईडी के लिए तो एक बड़ा दिन है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा पहले दिखता था वो जमावड़ा अब ईडी दफ्तर के बाहर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं है। कुल मिलाकर अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जरूर इस तरीके से की गई है कि अगर कोई इस तरीके की हरकत होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आते हैं तो उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस के जवान और उसके अलावा पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। अर्पिता, ठीक है मुनीश, कितने बजे पहुंचेंगी सोनिया गांधी जब उनसे पूछताछ शुरू होगी? जी देखिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब सोनिया गांधी को यहाँ पर आना है, लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि उनको 11 बजे आना था, आते आते उनको 12 सवा 12 बज गए थे। आज भी उनको 11 बजे आने के लिए बोला गया है। उसके अलावा पिछली बार जब पूछताछ हुई थी तो सोनिया गांधी को ईडी के अधिकारियों ने बोला हुआ था कुछ दस्तावेज भी लेकर आने के लिए, डॉक्यूमेंट्स लेकर आने के लिए, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी सोनिया गांधी को लेकर आना है। आज फिर सवाल जवाब के दौरान हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि
प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद रहेंगे। हालांकि सवाल जवाब के दौरान वो कमरे में नहीं रह सकती हैं, उनको कमरे के बाहर रहना पड़ेगा। ये रियायत इस बार ईडी ने इसलिए दी हुई है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक पत्र दिया गया था ईडी को, और उसमें कहा गया था कि चूंकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है तो कोई एक परिवार का सदस्य अंदर रहना चाहिए ताकि अगर उनको दवा की जरूरत पड़े तो दवा दिया जा सके। उसके अलावा एक वकील को भी अंदर जाने की इजाजत होगी, लेकिन वो भी ईडी दफ्तर के अंदर रहेगा। सवाल जवाब के दौरान सिर्फ ईडी के 3 अधिकारी और उसके अलावा सोनिया गांधी रहेंगी। और सोनिया गांधी के लिए आज के सवाल जवाब काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगर इस पूरे मामले की बात करें तो देखिए कुल मिलाकर 5 ऐसे शख्स थे जिनसे ईडी की पूछताछ होनी थी। इसमें 4 शख्स राहुल गांधी को लेकर 4 शख्स थे जिनसे पहले पूछताछ हो चुकी है। आखिरी शख्स सिर्फ सोनिया गांधी बची हुई थी, और इसी के लिए जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी से क्यों पूछताछ हो रही है। ईडी के अधिकारियों से जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि जब तक कि इस मामले से जुड़े हुए सभी लोगों की पूछताछ नहीं हो जाती है तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि आखिरकार इस मामले में कुछ गड़बड़ हुआ है या नहीं हुआ है। और इसी के लिए सोनिया गांधी से पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जहां तक पूरी जांच की बात है। तो आज का दिन सोनिया गांधी के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ईडी का कहना है कि जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। राहुल गांधी ने अपनी पूछताछ के दौरान कई बातों को मना किया था, लेकिन सोनिया गांधी क्या जवाब देंगी ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, जल्दी से मौसमी का रुख भी कर लेते हैं। कांग्रेस दफ्तर में वो मौजूद हैं, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ तस्वीर अलग है पिछली बार से। चाहे वो राहुल गांधी की पेशी हो तब की बात हो या सोनिया गांधी से पहले जब पहुंची थी, सड़कों तक पहुंच गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। मौसमी, आज सिर्फ कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बाहर की क्या तैयारी है? क्या वहीं से निकलने नहीं दिया जा रहा है या एक जगह इनको दिया गया है कि आप वहां जाइए और प्रोटेस्ट कीजिए? और या कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? पवन, आप विजुअल्स दिखाइए। देखिए, पुलिस ने भारी भरकम इंतजाम किया है। अगर हम 24 अकबर रोड की बात करें तो लटियंस गली से ये पूरा इलाका गुजरता है, और ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस दफ्तर नहीं पहुंच पाए हैं। बड़ी मशक्कत से इनका कहना है कि ये यहाँ पे पहुंचे हैं। लोगों को आने में दिक्कत हो रही है? जी, पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है, आने नहीं दे रहा है। क्या आप लोग कहाँ से चली आ रही है? मणिपुर जी हाँ, ये हमारे फॉर्मर डेप्यूटी सीएम है मणिपुर के। तो लगातार आप लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सब? जी हाँ जी हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिव, पूर्व सचिव, मंत्रियां, तमाम राज्यों के मंत्री, इस तरह से जो है पूरी ताकत झोंक दी है कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज करने के लिए। ठीक है मौसमी, ये तस्वीरें भी देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंचे, लेकिन ये कह रहे हैं कांग्रेस दफ्तर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भारी सुरक्षा की तैनाती की गई आज के दिन को देखते हुए। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग तेज होती दिख रही है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे पर अड़ी है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर ऐसा विवाद छिड़ा कि अब सड़कों पर संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी नई आबकारी नीति के जरिए घोटालों का आरोप लगा रही है। नई नीति को शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का जरिया बता रही है और इन आरोपों के बहाने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली में आबकारी नीति पर छिड़ी आर पार की लड़ाई के अब और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि इस हंगामे के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति पर एक और जांच का आदेश दिया है। यह आदेश आबकारी नीति पर नई शिकायत के बाद दिया गया। उधर सीबीआई जांच के आदेश के बाद से ही आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के फैसले पर सवाल उठा रही है। इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। ऐसे तो ना कोई राज्य सरकार चल सकती है, ना देश का लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, ना हमारा संघीय ढांचा मजबूत हो सकता है। आए दिन आप मुकदमे लिखते हो, आए दिन आप परेशान कर रहे हो। जांच कराने में समस्या क्या है? तो आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के बच्चों को शिक्षा दें, दिल्ली के लिए अच्छा स्वास्थ्य दें, दिल्ली को फ्री इलाज दें, फ्री बस दें, फ्री पानी दें, फ्री बिजली दें, बस की यात्रा फ्री कराएं, तीर्थ यात्रा कराएं, या आए दिन अपनी जांच करवाते फिरें? एक सरकार कैसे चलेगी आप बताइए। वहीं दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर दंगल छेड़ने के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेर रही है। बार बार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। रिपोर्ट हमने नहीं बनाई,
दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट बनाई है। अब वो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को कैसे झुठला सकते हैं? वो मेरी रिपोर्ट हो, वो आपकी रिपोर्ट हो, वो भाजपा के किसी कार्यकर्ता की रिपोर्ट हो तो उसको झुठला सकते हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट कैसे रखते हैं? और दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा कल जिसको उस पर दिक्कत आए। इसलिए जवाब तो इनको देना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। और मेरी बात नोट कर लीजिए, ये शराब का शराब, पानी का पानी होकर रहेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर लगाए गए हर आरोपों को गलत बता रही है। एक्साइज पॉलिसी की रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया के नाम को साजिश बता रही है। ये जो सारा मामला है एक्साइज का, जो सारा मामला है मनीष सिसोदिया जी पे सीबीआई केस करवाने का, वो शुरू ही इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। इसलिए वो रोज रोज कोई ना कोई चीज तो निकालते ही रहेंगे। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि एक्साइज में 1300 करोड़ मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ। समस्या ये है मोदी जी के लिए कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश भर में बढ़ रही है। अब तमाम खामियों के आरोप के चलते आबकारी नीति जांच के दायरे में है। अब लाइसेंस बांटने के तरीकों की जांच होगी, शराब माफियाओं को फायदे के आरोपों की पड़ताल होगी और इस बहाने दिल्ली बनाम केंद्र की लड़ाई और तेज होगी। दिल्ली से पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। भोपाल में बीटेक कर रहे एक छात्र निशंक की संदिग्ध हालत में ट्रेन से कटकर मौत हुई। उसकी लाश रायसेन में मिली। इस दौरान छात्र के फोन नंबर से ही उसके पिता को जो व्हाट्सएप मिला, उसने कई सवाल छोड़े हैं। इस मैसेज में लिखा है, गुलामे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। हिंदुओं को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। अब 3 जिलों भोपाल, नर्मदापुरम और रायसेन की पुलिस इसमें जांच कर रही है। परिवार का यह कहना है कि निशंक सुसाइड नहीं कर सकता। निशंक के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लिखा था, गुस्ताखे नबी की यही सजा, सन तन से जुदा। रविवार शाम 6 बजे पिता को यह मैसेज मिला और 6:10 पर निशंक की लाश मिली। पुलिस को मिले सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, निशंक अकेले ही मंडीदीप की ओर जा रहा था। तो 13 को वो आया कि मेरे को इंटर्नशिप करना है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी कल उससे 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें यहाँ आई थी एग्ज़ाम देने। तो मैंने उसको बोला था कि उनसे मिल लेना, तो वो मिला नहीं था। तो मैंने उसको 12 बजे फ़ोन लगाया, मैंने कि तू क्यों नहीं मिला उनसे, तो उनसे मिलने जा। मेरी बिटिया का फिर 1:30-2 बजे फ़ोन आया, बोले पापा वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद मैं लगातार फ़ोन लगाता रहा, उनने फ़ोन नहीं उठाया। हुआ कि मेरे को फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया। क्या मैसेज था? जो मैंने आपको बताया था क्या, वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। दिक्कत ये है कि उसी के मोबाइल से किया है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट मेरे को तो नहीं कर सकता। भाई राठौर साहब तो मेरे को संबोधित कर ही नहीं सकता। वो नहीं, उसने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की इंस्टाग्राम पे कभी, और वो इन गतिविधियों में था भी नहीं। क्या विश्वास सारंग इस वक्त मंत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश के। सर, सबसे पहले जरा ये बताइए, देखिए अब पिता ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई पोस्ट उसने डाली नहीं, ना इंस्टाग्राम पर, ना व्हाट्सएप पर, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसकी वजह से ऐसी हत्या अगर हुई है, या जैसा पहले दावा हो रहा था सुसाइड, अब हत्या की बात हो रही है। उसने तो कोई पोस्ट भी नहीं डाला, फिर भी सर ऐसी खबरें आ रही है। देखिए, इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। एक युवा साथी नहीं रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है, दुखदाई है, पर इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। हर तथ्यों पर विस्तार से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जैसा आपने रिपोर्ट में भी कहा कि सभी जिलों का जहां जहां भी इससे जुड़ा हुआ तथ्य हैं, वहाँ की सब पुलिस पूरी तरह कोऑर्डिनेट करके हर तथ्यों पर जांच कर रही है। हर एक विषय पर विस्तार से, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज का मामला हो, चाहे मोबाइल के मैसेजेस का मामला हो, चाहे भोपाल के स्कूटी लेकर सिवनी मालवा तक जाने की बात हो, हर तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उससे पहले कुछ बोलना उचित नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पुलिस की जांच के बाद ही
सभी तथ्यों के बारे में हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करना उचित होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि जांच चल रही है, अलग अलग जिलों की पुलिस इस पर जांच कर रही है, लेकिन सर अभी तक क्या तथ्य पुलिस के सामने जांच में आए हैं, क्या चीजें सीसीटीवी फुटेज में नजर आई हैं, और जो फोन के लोकेशन, ये सारी चीजें अगर आप कुछ बता पाए, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जांच के निष्कर्ष के पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा। जांच के सभी निष्कर्षों के बाद ही पुलिस कुछ बता पाएगी। अभी हम ये वो कोई टुकड़ों में जांच नहीं होती है, हर तथ्य पर जांच होगी और जांच के बाद ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं ये जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार, पुलिस की तरफ से हर तथ्य पर विस्तार से जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। विश्वास सारंग जी, जिस तरीके से जब दूसरे राज्यों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो आप सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं कि लोग सुरक्षित नहीं हैं। सर, यहां अगर ऐसी घटना होती है तो सवाल किस पर उठने चाहिए? अर्पिता जी, मुझे लगता है कि इस समय पर यह क्वेश्चन बहुत मौजूद नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब तक पुलिस की जांच का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उससे पहले हम किसी तथ्य के किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, ये जल्दबाजी होगा। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, मेरे स्तर पर भी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है और मेरा ऐसा निवेदन है कि आपके स्तर पर भी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगा। एक बार जांच का निष्कर्ष सामने आने दीजिए। एक संवेदनशील मामला, एक सेंसिटिव इश्यू है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पूरी तरह से जांच के तथ्य सामने आने दीजिए, उसके बाद ही निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे तो शायद ज्यादा उचित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी सीधे तौर पर विश्वास सारंग जो कि मंत्री मध्य प्रदेश, वो कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले कुछ भी कहना कि क्या ये हत्या है, ये आत्महत्या है, वो अभी सही नहीं होगा। वहीं 3 जिलों की जो पुलिस है वो आगे जांच कर रही है, एक एक एंगल को खंगाल रही है। बढ़ रहे आगे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज दूसरे दौर की पूछताछ ईडी करने वाली है। इससे पहले 2 घंटे उनसे सवाल जवाब हुए थे, आज फिर उन्हें तलब किया गया है। कांग्रेस एक बार फिर प्रदर्शन की तैयारी और उसके मूड में थी। प्रदर्शन को संसद से सड़क तक नाम दिया गया था। कांग्रेस के दफ्तर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि उनको दफ्तर तक जाने नहीं दिया जा रहा है, वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह आंदोलन करना चाहते हैं। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद है। मौसमी, कांग्रेस की तरफ से जरूर ये दलील दी जा रही हो कि हम बहुत ही साधारण तरीके से, शांति से, चुपचाप बैठकर प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन यही शांति, यही चुपचाप ढंग उस वक्त तो नहीं दिखा जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई, जब इससे पहले सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, और शायद उन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद आज इतनी भारी तैनाती की गई है पुलिस की। देखिए, लगातार जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए, पिछली बार जब सोनिया गांधी को ईडी ने समन किया था तो चक्का जाम हो गया था, तमाम ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस कुछ इस तरह से प्रदर्शन कर रही है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं और ये काले गुब्बारे आप देखिए, काले गुब्बारे यहाँ पे ला के अपना विरोध दर्ज करने की कोशिश है। काले गुब्बारे क्यों? काले गुब्बारे इसलिए क्योंकि आज जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार है वो किसी को शांति तरीके पूर्वक तरीके से भी अपनी बात रखने नहीं देती है। आज जो है वो जो सत्याग्रह के रास्ते पे हम चल के वहाँ पे राजघाट पे बैठना चाह रहे थे, वहाँ पे भी हमें बैठने नहीं दिया। क्यों शमा जी, आप लोग को क्यों नहीं सत्याग्रह करने दिया जा रहा? क्योंकि हमको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए हमको मना किया है। हम राजघाट करके विरोध करना था शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन मना किया है। और आज एक महत्वपूर्ण बात है, 5000 से ज्यादा ईडी केसेस रिकॉर्डेड है, लेकिन 23 लोगों को कन्विक्शन मिला है। ये क्यों? और ज्यादा से 68% ये मोदी के समय में हुआ है। अरे कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे कांग्रेस दफ्तर में, क्यों? बहुत सारे हैं, आप देख रहे हो कितने सारे कार्यकर्ता है। और वहाँ मना किया हमको एंट्रेंस पे, मैंने भी मेरा नाम देखा उसको उन्होंने, और फिर मुझे अलाउ किया है। जिसका नाम है, जिसकी बात करते हैं उसको ही अलाउ करते हो। अजय जी इधर आइए, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को आने में, और आपको लगता है कि ईडी को, आप तो खुद ही पुलिस अधिकारी रहे हैं, ईडी अगर जांच कर रही है तो ईडी को जांच कर लेने दीजिए, क्या दिक्कत है? मैडम, ये मजाक हो गई। एफआईआर का है, किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर की आवश्यकता है।
भाजपा एफआईआर इसलिए नहीं करना चाह रहा है क्योंकि जैसे ही एफआईआर होगा तो इनकी जो झूठ साबित हो जाएगी। आप बताइए, इस देश में कोई भी इन्वेस्टिगेशन बिना प्राथमिकी एफआईआर के हो सकती है क्या? ईडी का ये कहना है कि कोई जानकारी दे नहीं रहे, चाहे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, कि आखिर 19 करोड़ सोनिया गांधी अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने 19 करोड़ दिया? आपने एजेएल को 19 करोड़ क्यों दिया? ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ है। ये ईडी कह रही है कि 1950 के एक्ट के खिलाफ है। पहले सवाल तो पूछेगा कि पंचजन्या से लेकर के स्वराज मैगजीन से लेकर के ऑप इंडिया से लेकर के आरएसएस को पैसा जो बीजेपी पहुंचा रही है उसका हिसाब है। बीजेपी जो आरएसएस को नहीं, मैं ये सच नहीं आप बोल रहे वो गलत है तो मैं हम सही है, मतलब टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मौसमी जी, पहली बात क्या है, हम इसलिए सही हैं, कोई एफआईआर नहीं है। जिस दिन एफआईआर होगा तो बीजेपी और मोदी जी बेनकाब हो जाएंगे, उनके ऊपर केस होगा। केस ही नहीं है, इसलिए दुष्प्रचार के माध्यम से कहानी बना करके आप लोग को सुना रहे हैं। पहले एक मिनट, ईडी को बताइए ना कि कंप्लेंट कहाँ है। कंप्लेंट देश को नहीं मालूम है, देश को ये नहीं मालूम है कि कोई कंप्लेंट दर्ज हुआ है। और एक और सवाल, जो आप तो एक परिपक्व पत्रकार हैं, आप कभी अनुसंधान कर सकते हैं बिना कंप्लेंट का? कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का पहला काम है एफआईआर होना। एफआईआर कहाँ है? ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया जांच का, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दी कि मामले की जांच होने। मैं उसके भी बताता हूँ। जांच होने दीजिए मैडम, इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में दो अलग चीज है। आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पूछताछ नहीं कर सकते। आपने एक ड्रामा बना दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मोदी जी में दम है तो एफआईआर करके दिखाओ। जिस दिन एफआईआर होगा जेल जाएंगे सब पदाधिकारी। तैयार है, अगर एफआईआर होती है कॉन्सिक्वेंसेस जेल। अरे ईडी जेल जाएगा, पहले एफआईआर करके तो देखो। बस इतनी सीमत है, एफआईआर करेंगे नहीं, दुष्प्रचार पर दुष्प्रचार। एफआईआर करके देखो, फिर जेल जाएगा ईडी, उसके बाद मोदी। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से अर्पिता, ये कहा जा रहा है कि ईडी एफआईआर करके दिखाए। अगर मोदी सरकार में दम है तो नेताओं के खिलाफ एफआईआर करके दिखाए, खुद वो लोग इस मामले में जेल जाएंगे। ये लगातार दलील दी जा रही है और सियासी रूप से पूरी तरह कांग्रेस इस मसले पर लामबंद नजर आ रही है। ठीक है, जरूर रहिए आप साथ। इस वक्त 10 जनपद के हालात क्या है, सुप्रिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, वो तस्वीर दिखा देंगे। सुप्रिया, जरा वहां से दिखाइए तस्वीर, क्योंकि 11 बजे का वक्त था और तकरीबन 11:15 का वक्त हो रहा है। 11 बजे उनको ईडी के सामने सोनिया गांधी को पेश होना था। कितनी देर में निकलेंगी वो? अर्पिता, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी पहुंच गई है और राहुल गांधी का काफिला जो है वो लगभग पहुंच ही गया है 10 जनपद पर। ये ट्रैफिक जो आप देख रहे हैं उसी में उनका काफिला है। वो जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं जिसपे लाल बत्तियां जली हुई हैं पुलिस की, वहीं पे राहुल गांधी का काफिला है और इस समय जो है वो 10 जनपद की ओर बढ़ा चला आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो है पूरा अच्छा खासा दमखम अपना जो है लगा दिया है। आज पूरा का पूरा जो संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा संभाला। मैं आपको पीछे गाड़ियां दिखा रही हूँ। ये जो है ये सड़क अकबर रोड से और 10 जनपद की तरफ जाती है, वो रहे राहुल गांधी का काफिला। आप देख सकते हैं राहुल गांधी इस समय जो है वो अकबर रोड क्रॉस करते हुए 10 जनपद की ओर जा रहे हैं और पूरा का पूरा काफिला जो है ये देखिए आप यहाँ से बड़ा चला जा रहा है। ये राहुल गांधी का काफिला है, पहुंचे हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अकबर रोड वाली तरफ से जो है इनको पूरा काफिला को निकाला गया है। दो तरफ से एंट्री है, एक ये जनपद की तरफ से और राहुल गांधी जो है वो पहुंचने वाले हैं कांग्रेस मुख्यालय की ओर और यहाँ पर आपको हम जो है ये दृश्य जो है वो दिखा रहे हैं। अर्पिता, कांग्रेस पार्टी ने जो है संसद से लेके सड़क तक पूरी अपनी जो है रणनीति बनाई है। संसद के अंदर भी इस मसले को उठाया जाएगा और संसद के बाहर भी जो है इस मसले को उठाने की पूरी तैयारी में है। राहुल गांधी इस समय जो है तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो जनपद सड़क से होते हुए अकबर रोड पहुंचे क्योंकि उधर बहुत ट्रैफिक था और इस समय जो राहुल गांधी हैं वो 10 जनपद पहुंच गए हैं। आपको हम ये एक्सक्लूसिव जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे मल्टी लेयर कहा जाए तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, 5 लेयर अरेंजमेंट्स है और यहीं पर जो है कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर्स भी है। सो अभी इस समय जो आप देख रही हैं वो अकबर रोड है, यहाँ पर 5 लेयर बैरिकेडिंग हुई हुई है। राहुल गांधी जो है वो अभी यहाँ पहुंचे हैं और कांग्रेस मुख्यालय में क्या दृश्य है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि किस तरीके से पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग कर रखी है।
दिल्ली पुलिस के आला कमान जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं वो लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे मौजूद है और जो कांग्रेस पार्टी के जितने नेता और कार्यकर्ता के हैं वो कह रहे हैं कार्यकर्ता जनपद पर भी जुटे हैं, कार्यकर्ता वहां कांग्रेस दफ्तर में भी जुटे हैं, लेकिन बैरिकेड लगाकर उनको रोकने की कोशिश जरूर हो रही थी। 11 बजे उनको आज पेश होना है ईडी के सामने। उससे पहले प्रियंका गांधी पहुंची सोनिया के आवास 10 जनपद, लेकिन वहां बाहर जो बैरिकेड लगाया गया है वहां पर भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है और ऐसी तस्वीर कांग्रेस दफ्तर से भी आ रही है। राजस्थान के कई जिलों में कुदरत की मार देखी जा रही है। जोधपुर में बाढ़ की भीषण तस्वीरें सामने आई। यहां बाजार के संकरे रास्ते पर पानी इस रफ्तार से बह रहा है मानो कोई बरसाती नाला हो। ऐसा लगता है मानो आसमान फट पड़ा हो या कोई बांध टूट गया हो। देश के रेगिस्तानी सूबे जोधपुर के बाजार का ये मंजर डरावना है। जोधपुर के खंडा फलसा से जलोरी गेट के बीच बाजार के संकरे रास्तों पर पानी इस रफ्तार से बह रहा है मानो कोई बरसाती नाला हो। इस वीडियो को देखिए। बाजार में बहता पानी की तेज धार से नीले रंग की ये कार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और माचिस की डिब्बी की तरह बहने लगी। इस मंजर को अलग अलग कैमरे से देखिए। दूर से नीली कार बेहद तेज रफ्तार से बहती नजर आई है। ऐसा लगता है ड्राइवर ने बैक गियर लगा दिया हो। अब उसी घटना को करीब के कैमरे से देखिए। अपनी दुकानों के बाहर खड़े लोग बेबसी में कार को बहते हुए देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही रोकने की। किसी कार का सड़क पर इस तरह बहना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बारिश कितनी हुई होगी। अब जोधपुर के उसी बाजार की दूसरी तस्वीर देखिए। बादामी रंग की कार बाजार में पार्क थी। पानी की रफ्तार के आगे काफी देर तक ये कार टिकी रही, लेकिन लहरें तेज हुई तो ये कार भी बहने लगी। अब इस वीडियो को देखिए। कार की छत तक पानी पहुंच चुका है। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस कदर त्राहिमाम मचा है। जोधपुर की कुछ और तस्वीरें देखिए। ये बाइक वाला पानी की लहरों के आगे ठिठका हुआ है कि पानी के इस धार को पार करे या इंतजार करे। सोमवार शाम को महज 2 घंटे की बारिश जोधपुर शहर में कोहराम मचा दिया। बारिश की शुरुआत सोमवार शाम 7:30 बजे हुई थी। तब अंदाजा नहीं था कि बड़ी मुसीबत बरसने वाली है, लेकिन 2 घंटे बाद ही शहर में त्राहिमाम मच गया। बारिश ने नगर निगम इंतजाम की पोल खोल दी। नालों में कचरा जमा होने से सड़कों पर पानी भर गया। जोधपुर शहर और भीतरी परकोटे की सड़कें दरिया बन गई। जोधपुर के रेलवे स्टेशन का हाल देखिए। पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश से मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में पानी भर गया। पानी में घंटों एम्बुलेंस फंसी रही। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। टोंक में सैलाब के सितम के बीच लोगों को अपनों के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। मुश्किल समय में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। यहाँ लहरों से जंग छिड़ी है।
कुछ युवक यहाँ इस मिशन में जुटे नजर आ रहे हैं कि अपनी बाइक को बहने से कैसे बचाया जाए। ये राजस्थान के टोंक के टोडा रायसी कस्बे का बाजार है। बाजार में सैलाब है। पिंक शर्ट वाला ये लड़का अपनी बाइक पकड़े खड़ा है, तभी उसकी मदद को चेक शर्ट वाला दूसरा लड़का आता है। साफ लग रहा है मिशन बाइक बचाओ आसान नहीं है। तभी सामने आता है ये मंजर, सफेद शर्ट वाला एक लड़का पानी की धार में बह जाता है। टोंक में जल तांडव की कुछ और तस्वीरें देखिए। भारी बारिश से यहाँ एक युवक बहता नजर आ रहा है, उसके साथ साथ एक ड्रम भी बह रहा है। इस तस्वीर को देखिए, दुकान के सामने खड़ी बाइक को किस तरह पानी अपने आगोश में ले रहा है। इसकी दूसरी तस्वीर और भी हैरान करने वाली है। ये शख्स बीच बाजार में पानी में ऐसे बह रहा है मानो कोई वाटरफॉल हो। टोंक के टोडा रायसिंग कस्बे बाजार में सोमवार को मानो पानी से जंग छिड़ी हो। सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने बुरा हाल कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, पहले की स्कूटी बहती हुई किनारे आई और फिर 2 बाइक, करीब 1 दर्जन 2 पहिया वाहन इसी तरह पानी में बह गए। राजस्थान के कोचिंग हब के नाम से मशहूर कोटा जिले की ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर पानी इतना कि भारी भरकम बोलेरो कार डूबकर बहने लगी। गनीमत रही कि चालक की जान बच गई। तस्वीर कोटा जिले के मंडाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भवरिया इलाके की है। भारी बारिश के बाद रावठा से नया गांव और सोहनपुरा को जोड़ने वाले रास्ते पर मुकुंदपुरा अभ्यारण्य का पानी इस रफ्तार से पहुंचा कि देखते ही देखते सड़क समंदर बन गई। शुरू की तस्वीर देखिए, बोलेरो कार पानी में फंसी तो है लेकिन पानी उतना नहीं है। लेकिन अगली तस्वीर में बोलेरो का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। राजस्थान के बूंदी का हाल देखिए, भारी बारिश से जिले की तालेडा नदी में उफान आ गया। अक्तासा पुलिया पर 2 से 3 फीट ऊपर पानी बहने लगा। पानी की खतरनाक धार की अनदेखी कर इस युवक ने उफनते नाले को पार करने की कोशिश की तो जान मुश्किल में फंस गई। युवक का नसीब अच्छा था जो वहां ग्रामीण और पुलिस वाले देवदूत बनकर आए और युवक को उफनते पानी के बीच आकर बचा लिया। उधर जाखरुंड माथुराजपुरा पुलिया को पार करते समय एक किसान डूब गया, जिसका शव 24 घंटे बाद निकाला जा सका। बूंदी जिले में लगातार बरसात से इलाके के भीमलत, बरधा और गुड़ा समेत तमाम बांध लबालब हैं। इस वजह से गुड़ा बांध से 2 गेट खोलने पड़े। बूंदी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच बारिश दर्ज की गई और बारिश ने किस कदर कोहराम मचाया है वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। कोटा से संजय वर्मा और टोंक से मनोज तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।